क्या आपको पता है दोस्तों कि साल 2001 के अंदर पूरे इंडिया में करीब 16,075 रेप केसेस होते हैं और 2017 तक ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ के 32,559 केसेस हो जाते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो करीब 2001 से लेकर 2017 के बीच में इंडिया में 103% से ज़्यादा रेप केसेस में वृद्धि हुई है। दोस्तों आज हम रेप के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यूपी में हाथरस नामक एक जगह में एक 19 वर्षीय लड़की के साथ कुछ 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप करते हैं। बड़े ही निर्दयतापूर्वक उन 4 लोगों ने गैंग रेप किया, जिसकी वजह से कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। ये इंसिडेंट होना एक अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितना भी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। पर इस घटना के होने के बाद दोस्तों एक तरीके से देखा जाता है कि मीडिया में टीआरपी लेने की होड़ बढ़ जाती है। सारे न्यूज़ चैनल जो है इस न्यूज़ को दिखाने लगते हैं। पॉलिटिशियन जो है उस विक्टिम के घर पे जाने लगते हैं। वहाँ पर जो है डिस्कशन होने लगता है कि भाई दलित है कि क्षत्रिय है कि ब्राह्मण के लड़के थे कि क्षत्रिय दलित लड़की का रेप हुआ। हिंदू मुस्लिम का एंगल भी आ जाता है दोस्तों इसके अंदर। ट्विटर के ऊपर लोग अपना अपना एजेंडा लेके आ जाते हैं, ट्वीट्स करने लगते हैं। ट्विटर पे एक तरीके की बाढ़ आ जाती है। कई लोग कहने लगते हैं कि भाई फांसी दिया जाए। लोगों के इमोशंस अचानक से बढ़ जाते हैं और कानून और सिस्टम और सरकारों से सवाल जवाब होने लगता है। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना चाहिए। हमारा एक डेमोक्रेसी है, लोगों के पास अपना अधिकार है, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग सवाल पूछ सकते हैं। पर दोस्तों सवाल चिंता का विषय ये है कि ये सेम पैटर्न जो है वर्ष 2012 में जब निर्भया के साथ रेप केस होता है दोस्तों, उस समय भी पूरे देश में एक प्रकार का जो है गुस्सा एक जग जाता है दोस्तों। सारे लोग जो सड़क पर आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन देने लगते हैं और लोगों को लगा कि भाई अब देश पूरी तरीके से जाग चुका है। फिर कुछ समय बाद दोस्तों आपको याद होगा कि वर्ष 2018 में कठुआ के अंदर एक 8 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो जाता, गैंग रेप होता दोस्तों। उसके बाद भी उसके अंदर हिंदू मुसलमान और मीडिया में टीआरपी और सिस्टम सरकार और मतलब टीआरपी पे एक प्रकार की ट्विटर्स की बाढ़ आ जाती है दोस्तों। तो सेम पैटर्न दोस्तों हम देख रहे हैं दोस्तों कि बार बार हल्ला होता है, बार बार मीडिया चैनल्स चिल्लाते हैं, डिबेट्स होते हैं और लॉ एंड सिस्टम को बार बार स्ट्रिक्ट किया जाता है दोस्तों। डेथ पेनल्टी को भी इम्प्लीमेंट किया जाता है कि अगर कोई रेप करता है तो डेथ पेनल्टी का भी इसमें प्रावधान लाया जाता है। मतलब धीरे धीरे हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट किया जाता है। पर फिर भी हम देखते हैं दोस्तों कि रेप केसेस रुक नहीं रहे हैं। मैंने आपको शुरू में स्टैट्स बताया था कि लगभग 103% मतलब 100% से ज़्यादा रेप केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। सोचने वाली बात यह है कि रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं और बहुत हॉरिबल तरीके से रेप हो रहे हैं दोस्तों। कहीं पे कोई रॉड डाल देता है, कहीं पे कोई स्पाइनल कॉर्ड तोड़ देता है, कोई जीभ काट लेता है, कोई हाथ तोड़ देता है, कोई चेहरे पे तेजाब फेंक देता है, कोई 5 लोग 6 लोग मिलकर रेप करते हैं। एक हॉरिफाइड तरीके से रेप बढ़ता जा रहा है दोस्तों। रेप भी बढ़ रहा है, हॉरिबल तरीका बनता जा रहा है। एक क्रूरतापूर्वक रेप भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। बट ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये हो रहा है दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है। मैंने कभी नहीं देखा दोस्तों कि 4 कुत्ते मिलकर एक शी डॉग के साथ इस प्रकार का रेप करते हो, या 4 सुअर मिलके एक शी पिग के साथ, शी हॉग के साथ इस प्रकार का रेप करते हो। इवन एनिमल सिविलाइजेशन के अंदर भी दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार का गैंग रेप, इस प्रकार का क्रूरतापूर्वक किसी को रेप करके मार देना, इस प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं होता है। इवन हम तो अभी ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबसे पीक पे हैं, 21st सेंचुरी। आज हम चंद्रमा के ऊपर, मंगल के ऊपर और विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बट यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हम 4 लोग मिलके, हमारी सोसाइटी के 4 लोग मिलके एक 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप करके उसको जान से मार दे रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। ये अपने आप इस मानव सभ्यता के ऊपर, हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन पे एक बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह उठाती है दोस्तों कि इतना एजुकेशन लेने के बाद भी हमारा समाज वो उन कार्यों को कर रहा है जो कि इवन एनिमल्स में भी नहीं होता है। तो इसके पीछे रूट कॉज क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। बट हम देखते हैं दोस्तों कि डिस्कशन जो है ऊपर ऊपर के लेवल पे हो रहा है। डिस्कशन पॉलिटिक्स के हिसाब से हो रहा है, हिंदू मुसलमान के हिसाब से हो रहा है, दलित के सवर्णों के हिसाब से हो रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के हिसाब से, ये दलित की बेटी थी, वो उसकी बेटी थी। इस पर जो है पॉलिटिशियन आके अपने अपने पार्टी के बारे में बता रहे कि हमारे राज्य में, हमारे कार्यकाल में रेप नहीं होते थे, इनके कार्यकाल में होने लगे हैं, ये सही है, वो गलत है। बट कोई भी दोस्तों रूट कॉज को लेकर डिस्कस नहीं कर रहा है दोस्तों। कोई ये नहीं बता रहा है दोस्तों कि
स्ट्रिक्ट लॉज होने के बावजूद, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने के बावजूद, अवेयरनेस क्रिएट करने के बावजूद, महिला हेल्पलाइन शुरू करने के बावजूद, सोशल मीडिया करने के बावजूद, ये रेप केसेस दिनों दिन बढ़ क्यों रहे हैं? इसके रूट कॉज क्या है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा दोस्तों। डिस्कशन इसलिए करने की आवश्यकता है दोस्तों क्योंकि आज हाथरस में हुआ है दोस्तों, उससे पहले निर्भया के साथ हुआ, तो डेली कहीं ना कहीं होता ही है दोस्तों। कल को इसमें मेरा नंबर भी आ सकता है, मेरे परिवार में भी किसी के साथ हो सकता है और आपके परिवार में भी किसी के साथ हो सकता है दोस्तों। क्योंकि हाथरस में जिनके साथ हुआ उनको भी नहीं पता था 1 महीने पहले कि उनके घर में ऐसा होने वाला है, बट इट कैन बी हैपन टू एनीवन। सो प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और इसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है, मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम इसी इशू के ऊपर डिस्कस करेंगे कि रूट कॉज क्या है। सुपरफिशियल कॉज तो आपको मीडिया में, न्यूज़पेपर में और अलग अलग जगह पे बताया जा रहा है, बट हर बार रेप होता है, हल्ला होता है, बट ये रेप खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके दिनों दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे का रूट कॉज क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, रूट कॉज को अगर हम समझने का प्रयास करें तो रूट कॉज जो निकल के आता है दोस्तों, वो आता है लस्ट। लस्ट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। तो कोई कहेगा दोस्तों कि लस्ट कैसे हो गया, लस्ट क्यों है, अगर लस्ट है तो इसके लिए कुछ किया क्यों नहीं जा रहा है? तो दिक्कत दोस्तों इसी बात का है कि लस्ट एक प्रकार से जो काम जिसे हम कहते हैं दोस्तों, इसको मिनिमाइज करने के बजाय, इसको लोगों को अवेयर करने के बजाय, ट्रेनिंग और एजुकेशन देने के बजाय, हम इस लस्ट को मिसयूज कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों को डिग्रेड बनाने में, और डिग्रेड बना के सिर्फ छोड़ने में नहीं, उससे हम पैसा भी कमा रहे हैं। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी हमारे इंटरटेनर्स हैं, बड़े बड़े इंटरटेनमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पॉलिटिशियन हैं, गवर्नमेंट हैं, ये सभी लोग हमारे लस्ट को मिसयूज करके पैसा कमा रहे हैं और हमें और दिनों दिन ज़्यादा डिग्रेड बनाते जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लस्ट कैसे रूट कॉज है। इसके लिए मैं कुछ आपको स्टैट्स और फैक्ट्स में कोट करना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों, इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इससे, इंटरनेट से दोस्तों, अब हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी पता कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन पाने में पहले इतना टाइम लगता था, नॉलेज पाने में इतना समय लगता था, आज चुटकियों में, कुछ क्लिक में हमारे सामने है। पर कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो एक साइकोलॉजी टुडे के नाम की वेबसाइट है, मैंने वहाँ से लिए हैं। करीब इसके हिसाब से दोस्तों, करीब 2 बिलियन से ज़्यादा जो वेब सर्च होते हैं उस पर पोर्नोग्राफी को सर्च किया जाता है दोस्तों, और 90% से जो ज़्यादा जो लड़के हैं, जो 18 साल की उम्र से पहले पहले, वो पोर्नोग्राफी को एक्सपोज हो जाते हैं। 2005 से 2013 के बीच में दोस्तों, बहुत पुराना डाटा है, बिकॉज इंटरनेट जो हर समय बदलता रहता है, तो पुराने डाटा के हिसाब से टीन पॉर्न जो है, करीब एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा लोग सर्च करते थे 2005 से 2013 के बीच में। और 2017 की बात करें दोस्तों, तो पॉर्न हब नाम की एक वेबसाइट है, जिसके ऊपर करीब 28.5 बिलियन, मिलियन नहीं दोस्तों, बिलियन कह रहा हूँ, 28.5 बिलियन विजिट हुआ था पूरे साल भर के अंदर। और देखा जाए दोस्तों, तो हमारे पूरे विश्व का जो पूरा आबादी है वो 7 बिलियन से कुछ ज़्यादा है। तो इस डाटा के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो दुनिया का हर एक आदमी कम से कम पॉर्न हब की वेबसाइट पर 4 बार जाता है साल भर के अंदर। 28.5 बिलियन विजिट हो रहा है पॉर्न हब के ऊपर। तो इसका क्या कनेक्शन है दोस्तों? इसका रेप केस के साथ, वायलेंस के साथ, हमारे समाज में होने वाली इस डिग्रेडेशन के ऊपर क्या कनेक्शन है, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये अभी हमने डिस्कस किया एक मोटा मोटी तरीके से कि इंटरनेट पर कितना ज़्यादा पॉर्नोग्राफिक कंटेंट है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा दोस्तों। सबसे बड़ी दुख की बात यह दोस्तों कि इस कंटेंट के ऊपर की सोसाइटी में 28.5 बिलियन लोग जो है पॉर्न हब पर जाके पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, इसके ऊपर किसी न्यूज़ रूम के अंदर डिबेट नहीं हो रहा है, कोई आर्टिकल नहीं छापा जा रहा है, इसके ऊपर कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो रहा, बट हिंदू मुसलमान के नाम पर, दलित क्षत्रिय के नाम पर डिस्कशन हो रहे हैं दोस्तों। ये तो कुछ डाटा मैंने कोट किया दोस्तों, जो कि पॉर्न वेबसाइट के थे, बट इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे सॉफ्ट पॉर्न जिनको हम कह सकते हैं, जो कि देखने में तो पोर्नोग्राफी नहीं है ऊपर से, बट उनके अंदर का जो कंटेंट है, एंटरटेनमेंट के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर, एक्टिंग के नाम पर, जो है सिनेमा के नाम पर, उनके अंदर का जो कंटेंट है वो पोर्नोग्राफी से कम नहीं है, इसलिए इसको सॉफ्ट पॉर्न कहा जाता है दोस्तों।
कई आजकल दोस्तों वेब सीरीज का टाइम चल रहा है दोस्तों। वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन, इनका टाइम चल रहा है। दुनिया जो है आज की डेट में जो है जितने भी व्यूअर्स हैं वो टेलीविजन से शिफ्ट होकर वेब सीरीज की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसी कई वेब सीरीज कंपनी, कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं दोस्तों जो इस प्रकार के सॉफ्ट पॉर्न के कंटेंट को बनाती हैं और इसके ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस करके व्यूज इसके ऊपर आते हैं। कई यूथ्स जो हैं इस पर पैसा देकर बाकायदा महीने का सब्सक्रिप्शन करके इनको देखते हैं, समझते हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा दोस्तों, कुछ ऐसे जो भी ऐसे इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस प्रकार के सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट को परोसा जाता है। एक प्रकार का सेक्सुअल फैंटेसी कहेंगे दोस्तों, एक सेक्सुअल इमेजिनेशन जिसको दिखाकर वो लोगों से पैसा ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इस प्रकार के कुछ चैनल्स हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, कुछ ऐप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट बालाजी, उल्लू वेब सीरीज, एमएक्स प्लेयर, वीवो, कोकू, हॉट शॉट्स, अमेजन प्राइम और भी ऐसे कई वेब सीरीज़ हैं, कई ऐसे ऐप्स हैं, कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और उनका यही काम है कि वो इस प्रकार के सेक्सुअल फैंटेसी के ऊपर मूवी बनाकर सिनेमा और आर्ट के नाम पर इस प्रकार के सेक्सुअल फैंटेसी को लोगों को दिखाते हैं और इनको मिलियंस एंड मिलियंस लोग जो हैं इनको देखते हैं। देखने के लिए बाकायदा पैसा देते हैं दोस्तों, पैसा देते हैं। पैसा देने के बाद इनका एडिक्शन भी इनको होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू मेनी यूथ। आज की डेट में दोस्तों हर दूसरा तीसरा यूथ जो है कई प्रकार की अनक्लीन हैबिट से, बुरी आदतों से परेशान है, इन्हीं प्रकार की वेब सीरीज की वजह से। और इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई अवेयरनेस नहीं क्रिएट हो रहा है, ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं कर रहा है इसके बारे में। लोग हिंदू मुसलमान और ब्राह्मण क्षत्रिय और टीआरपी पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बट इन चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है कि भाई देखा क्या जा रहा है। बिकॉज हम अगर अपने दिमाग के अंदर दोस्तों गार्बेज को डालते हैं, सिंपल फॉर्मूला, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम अपने अंदर जो है गार्बेज को डालेंगे, कूड़ा करकट को डालेंगे दोस्तों, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे लोग नहीं निकलेंगे हमारे यहाँ से। अगर हम जाकर उल्लू वेब सीरीज देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि लोग जो फ्रीडम फाइटर थोड़ी पैदा होंगे हमारे देश से, ऐसे ही लोग निकलेंगे, जो गैंगरेप करने वाले लोग हैं वही निकलेंगे, क्योंकि हम वैसे ही सेक्सुअल फैंटेसीज मूवीज को देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड, जो कि इंडिया में बॉलीवुड के लिए लोग जान देने को तैयार होते हैं, जो कि हमारे एक सिनेमा इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट का एक बिगेस्ट पिलर है। बॉलीवुड के अंदर भी दोस्तों अगर हम देखते हैं तो जो मॉडर्न बॉलीवुड की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर 2000 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पहले जो सिनेमा होता था उसमें थोड़ा कल्चर दिखाया जाता था, रियल प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता था। गांव का एक लड़का होता था, गरीब होता था, सिस्टम में कुछ चेंज करने जाता था और वहाँ पर कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर कुछ मूवीज़ बनती थी। बट आफ्टर 2000 हम देखते हैं दोस्तों तो एक पैटर्न चेंज हो गया है। फिक्शनल मूवीज़ आने लगी हैं, इमेजिनेशन वाली मूवी आने लगी है, स्कूल्स के अंदर जो है फरारी चलने लगी हैं। और इन मूवीज़ के अंदर भी दोस्तों हम देखते हैं एक प्रकार का सॉफ्ट पॉर्न जो है दोस्तों एक प्रकार का प्रोड्यूस किया जाता है, दिखाया जाता है, परोसा जाता है। एक सेक्सुअल इमेजिनेशन, फैंटेसी को क्रिएट किया जाता है और इसको देखने के बाद दोस्तों जो हमारे देश के जो भी लोग इसे देख रहे हैं उनकी मेंटेलिटी दोस्तों धीरे धीरे खराब होती जा रही है। और गाने जो दोस्तों, म्यूज़िक, पहले एक हमारा म्यूज़िक था शास्त्रीय संगीत, कल्चरल सॉन्ग, आज के डेट में म्यूज़िक भी है दोस्तों एक प्रकार से, इनके जो वर्ड्स को अगर आप सुनेंगे, इट इज़ मोर और लेस देन सॉफ्ट पॉर्न। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रकार के इन्हीं चीज़ों को हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, म्यूज़िक के ऊपर, टीवी के ऊपर, रेडियो के अंदर, फ़ोन के अंदर। और ये धीरे धीरे दोस्तों हमारे अनकॉन्शियस माइंड में गानों के इस प्रकार के लिरिक्स हैं, ऐसे बोल हैं इसके, इतने फूहड़ टाइप के बोल हैं दोस्तों कि धीरे धीरे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और हमारे सोचने का तरीका, हमारा समाज को देखने का तरीका, ये धीरे धीरे पॉल्यूट हो जाता है दोस्तों। तो पहले दोस्तों एक प्रकार से कोठा होता था दोस्तों, जैसे अर्ली 70s में 60s में दिखाया जाता है, कोठा होता था शहरों के बाहर, गाँव के बाहर, जहाँ पर लोगों को इस प्रकार की बुरी आदतें होती थी तो वो रात में छुप कर सोसाइटी से थोड़ा मुंह बचाते हुए उस कोठे पर जाते तो वहाँ जाकर इस प्रकार के कामों को करते थे। उनको लोग जानते थे कि भाई ये वहाँ पे जाने वाला आदमी। पर मॉडर्न टाइम में आप देख रहे हैं दोस्तों कि कोठा हमारे घर में, हमारे हाथ में, हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे टीवी के अंदर कोठा कल्चर आ चुका है दोस्तों। अब लोग इस प्रकार के गानों को, इस प्रकार के सीन्स को, इस प्रकार की मूवीज़ को फैमिली के साथ बैठकर आराम से सोफे पर बैठकर चिप्स खाते हुए, चाय पीते हुए, इस प्रकार के सीन को पूरी फैमिली देख रही, पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये दोस्तों कि इसमें से कई ऐसे एक्टर हैं, कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो कि फेमिनिज्म के ऊपर, रेप के ऊपर,
पॉवर्टी के ऊपर और ऐसे सोशल इश्यूज़ के ऊपर कई कई बार बोलते हैं, कई बार कंसर्न व्यक्त करते हैं। पर ऐसे कई एक्ट्रेसेस हैं जो इस प्रकार की वेब सीरीज़ में भी काम करते हैं, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि एक टीचर को और उसके स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप बन जाता है, एक इलिसिट रिलेशनशिप बनता है। तो इस प्रकार के मैसेज को देने वाले लोग जो हैं वो इंडिया के सोशल इश्यूज़ पे भी अपनी बात को रखते हैं और कई प्रकार के ट्वीट्स करके सरकारों से सवाल ही पूछते हैं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है और लोग इनको फॉलो भी करते हैं, अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। और बॉलीवुड में अभी क्या चल रहा है दोस्तों, आपसे छुपा नहीं है। सो पॉइंट दोस्तों ये है कि ये जो मुद्दे हैं, ये जो दिखाया जा रहा है, पहले सेंसर बोर्ड था दोस्तों, तो सेंसर बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था धीरे धीरे, और इंटीमेट सीन्स को बहुत ही सोच समझ के दिखाया जाता था अर्ली 60s में, 70s में, 80s में भी, 90s में भी। पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं दोस्तों कि वो सेंसर बोर्ड जो पहले 60s और 90s में बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करता था, बट वो धीरे धीरे अब इतना लिबरल हो गया दोस्तों कि अब एक्टिंग गायब हो गया दोस्तों। इस प्रकार की इंटरमिंगलिंग सीन है, स्क्रिप्ट है, ऐसी एक्टिंग है, कोई सोशल इश्यूज नहीं है, और इस प्रकार की मूवीज़ को और इस प्रकार के कंटेंट को हमारे देश में, आज के देश में भरोसा ज़्यादा लोग इसे देख भी रहे हैं। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको देखने के बाद हम बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, जैसे निर्भया के साथ हुआ था कि किसी ने रॉड यूज़ किया वहाँ पर। इसमें हमने देखा, अभी हाथरस में हमने देखा कि यहाँ पर उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, कभी देखते हैं कोई तेजाब फेंक देता है। तो ये जो वायलेंट एक्शन है दोस्तों, वायलेंट एक तरीके का दिखाया जाता है कि वायलेंट, बहुत हार्श, ये इसके पीछे का कॉज क्या है? हम हो सकता है दोस्तों लॉ की गलती हो, सिस्टम की गलती हो कि वहाँ पर रेप हो रहा है, बट रेप हम ही कर रहे हैं दोस्तों, रेप हमारी सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। और ये वायलेंट एक्शन, हाथ तोड़ना, रॉड डालना और जीभ काटना, ये जो एक्शन है दोस्तों लोग कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। तो रेप रोकने की जिम्मेदारी ऑफकोर्स सरकार की है, बट ये जो एक्शन पहले 70s और पहले के टाइम में, आज से 50 साल पहले भी अगर दोस्तों कभी रेप होता था, उसमें ऐसा नहीं होता था कि कोई रॉड डाल देता है, कोई हाथ तोड़ देता है, कोई जीभ काट लेता है, कोई स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देता है। बट अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं दोस्तों, ये वायलेंट एक प्रकार का रेप जो है इस बिकमिंग मोर एंड मोर वायलेंट, और मोर एंड मोर फिजिकल असॉल्ट बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो इसके पीछे क्या रूट कॉज है? अचानक से ऐसी चीजें अचानक से क्यों हो रही हैं? इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा दोस्तों। नो वन इज आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस, और कोई समझना भी नहीं चाहता दोस्तों। तो इस टॉपिक को दोस्तों आइए हम थोड़ा धीरे से समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि एक रिसर्च के हिसाब से दोस्तों 50 मोस्ट पॉपुलर जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स हैं उनके ऊपर अगर ऐसा रिसर्च किया गया दोस्तों, उसमें पाया गया कि 88% से जो ज़्यादा कंटेंट है वो फिजिकल वायलेंस को शो करता है दोस्तों। मतलब पोर्नोग्राफिक जो मोस्ट पॉपुलर पोर्नोग्राफिक हैं उसमें 88% कंटेंट में दिखाया जाता है फिजिकल वायलेंस को, मारा जा रहा है, सामने वाले पार्टनर को मारा जा रहा है। और ऊपर से बात यह है दोस्तों कि ऐसे 88% के जो कंटेंट है उसमें 95% जो विक्टिम्स हैं या तो ऐसे फिजिकल असॉल्ट के प्रति न्यूट्रल हैं, या ये दिखाया जा रहा है कि दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं इस प्रकार की फिजिकल असॉल्ट में, उनको बहुत मजा आ रहा है, दे आर वेरी इंजॉइंग सिस्टम। इस प्रकार के कंटेंट को दोस्तों दिखाया जा रहा है। होता क्या है दोस्तों कि लोगों को फिजिकली पीटा जा रहा है, बट वो इस प्रकार से उसको एक्ट करके, प्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है कि दे आर इंजॉइंग दिस। इसके ऊपर कई मूवीज हैं दोस्तों, कई कंटेंट है इसमें दिखाया जाता है फिजिकली मारा जाता है, बेल्टों से मारा जाता है, एंड उसको फिजिकली कई लोग मिलकर उनके साथ गलत करते हैं, दे आर वेरी इंजॉइंग। तो ये जो गलत एक धारणा, एक प्रकार का गलत इमेजिनेशन करवाया जा रहा है लोगों को, गलत मैसेज दिया जा रहा है दोस्तों, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। दोस्तों ये दिखाया जाता है कि जो भी विक्टिम्स हैं, जो कि इस प्रकार के केसेस में, सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस में, दे आर इनडायरेक्टली दे आर एंजॉयिंग एंड दे आर ऑलवेज रेडी फॉर इंटरमिंगलिंग। वो हमेशा रिलेशनशिप बनाने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। मूवीज में या वेब सीरीज में दोस्तों यही दिखा देते हैं, सच टाइप ऑफ कंटेंट इज कमिंग की इनडायरेक्टली द विमेन इज ऑलवेज हैप्पी टू किसी के साथ भी रिलेशनशिप बनाने के लिए। हस्बैंड नहीं है तो अब बाहर वाले, फल वाले के साथ, फ्रूट वाले के साथ, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड शी इज ऑलवेज एंजॉइंग। तो ये एक जो गलत माइंडसेट लोगों का सेट किया जा रहा है दोस्तों, एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत पॉलिश तरीके से, और लोग वो दिखाकर हमारे माइंडसेट को पॉल्यूट कर रहे हैं और हमसे पैसा भी कमा रहे हैं।
लोग इनको सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये का मंथली सब्सक्रिप्शन करके इनको पैसा भी दे रहे हैं दोस्तों। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो रिसर्च के हिसाब से दोस्तों 95% से ज़्यादा विक्टिम्स को दिखाया जाता है कि दे आर इंजॉइंग दिस। तो ये जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, ये जो हमारे वुमेन, हमारी माताओं, हमारी बहनों को ये दिखाया जा रहा है, इस प्रकार का ट्रीट किया जा रहा है, दे आर ऑलवेज रेडी, दे आर ऑलवेज रेडी एंड दे आर ऑलवेज एंजॉइंग विथ ईच वन एंड एवरी वन। ये जो एक प्रकार का माइंडसेट डेवलप किया जा रहा है दोस्तों, दैट इज वेरी डेंजरस। उसमें ये भी दिखाया जाता है दोस्तों कि फोर्स रेप इस प्रकार के भी कंटेंट आजकल, फोर्स रेप के भी वीडियोस, इस प्रकार के कंटेंट आजकल दोस्तों में वेब सीरीज में दिखाया जाता है। एंड फोर्स रेप में दिखाया जाता है कि द वुमेन इज ऑलवेज रेडी फॉर फोर्स रेप, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड शुरू में उनको प्रॉब्लम होता है, बट आफ्टर दैट शी इज रेडी, शी इज ओके, मतलब उनकी नाम में भी हाँ है। तो ये एक प्रकार का माइंडसेट लोगों को दिखाया जाता है कि वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, कई लोग सवाल उठाते हैं कि वैदिक कल्चर में सती प्रथा था और जो है महिलाओं को पीछे रखा जाता था और उनके साथ अत्याचार होता था। तो दोस्तों मॉडर्नाइजेशन करके सबसे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है दोस्तों, तो आज की डेट में हो रहा है ऑब्जेक्टिफिकेशन। हम मोस्ट डिग्रेडेड तरीके से वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू और वेब सीरीज़ के थ्रू उनको एक प्रकार का उनको ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर बनाया जा रहा है कि कोई भी जाए उनसे प्लेजर ले, एंड शी इज़ ऑलवेज रेडी टू गिव यू प्लेजर इन वॉट एवर आप किसी भी तरीके से उनके पास अप्रोच कर रहे हैं मूवीज़ के थ्रू। आप देखिए दोस्तों, जिलेट के एडवर्टीजमेंट में भी दिखाया जाता है कि एक वुमेन को दिखाया जाता है कि वो जिलेट से शेविंग करता है और 4-5 लड़कियां आके चिपक जाती हैं। सीमेंट के एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि उसमें एक वुमेन है, एक जो शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के सीमेंट का एडवर्टीजमेंट कर रही है, जो कि सीमेंट, जिलेट, इनका कोई कनेक्शन नहीं है वुमेन के साथ। टाइल्स के एड में दिखाया जाता है वुमेन्स को। एक प्रोपेगेंडा है दोस्तों, एक प्रकार से सुबह से शाम बिल बोर्ड्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, मोबाइल्स के अंदर, व्हाट्सअप मैसेजेस के अंदर हमें दिन भर उन्हीं चीज़ों को दिखाया जा रहा है, हमारे माइंड को एजिटेट किया जा रहा है, पैशन में लाया जा रहा है दोस्तों। और इसके बारे में, और हमें पैशन मिला के लोग हमारा यूज़ करके पैसा भी कमा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके वो हम अपनी सेल को बढ़ा रहे हैं और हमसे पैसा भी ले रहे हैं और हमें डिग्रेड भी कर रहे हैं और हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दैट इज अ फ्लॉ ऑफ दिस सिस्टम। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी एक स्टार्ट मैंने कोट किया था कि 90% जो इस प्रकार का जो कंटेंट है, जो वेब सीरीज है या जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स है, उनको देखने वाले लोग जो है 90% जो है टीनेजर्स हैं। टीनेजर्स, यूथ, जो अपने लाइफ में अभी उनको विजन डेवलप करना है, उनको अपना परसेप्शन विकसित करना है, वो इस प्रकार के कंटेंट को दोस्तों देख रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम में, अभी तो हम देख रहे हैं दोस्तों, अभी थोड़ा सच वैदिक कल्चर इज प्रिजर्व एंड देयर इज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, अभी भी लोगों के बीच में कुछ सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसकी वजह से लोग अभी अपने अंदर की भावनाओं को भी अंदर रखे हुए हैं, जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ पर निकालते भी हैं। बट थिंक दैट आफ्टर 15 years or after 20 years what will happen, because maximum of our youth are watching such type of content। उनका माइंड सेट इस प्रकार से विकसित हो चुका है कि दैट वुमेन्स आर ऑलवेज एंजॉइंग, रेप करो एंजॉय करती हैं, वायलेंस करो एंजॉय करती हैं, 4-5 पार्टनर के साथ जाओ, दे आर एंजॉइंग। तो सबसे एक ऑब्जेक्टिफिकेशन लोगों के माइंड में ऑलरेडी डाला जा चुका है। सो और दूसरी बात ये दोस्तों कि कोई कह सकता है कि यार मैं देखूंगा इन सब चीज़ों को, बट मैं इनसे प्रभावित नहीं होऊंगा। कुछ लोग ऐसा भी लॉजिक देते हैं कि मैं देखूंगा, मैं पोर्नोग्राफी देखूंगा और मैं ऐसी वेब सीरीज को देखूंगा, बट मैं इनसे प्रभावित नहीं होगा, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं कुछ नहीं होगा। मुझे याद है दोस्तों कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बार डिबेट में गया था वहाँ पर, तो वहाँ डिबेट हो रहा था कि दोस्तों कि पोर्नोग्राफी देखना सही है गलत है। DU के कैंपस के अंदर वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के साथ वहाँ पर डिबेट हो रहा था कि पोर्नोग्राफी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। मेरा सवाल ये दोस्तों कि पोर्नोग्राफी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट हो रहा है, बट कभी हमें इस बात पे भी डिबेट करना चाहिए कि हम किन आंखों से पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर ह्यूमन बॉडी को अगर हम इवेल्युएट करें, जिन आंखों को यूज करके हम पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं, इस एक आंख का कीमत निकाल के देखा जाए दोस्तों तो 15 लाख 20 लाख रुपए का एक आंख होता है, अगर इसको देखा जाए मोटा मोटी कॉस्ट निकाल के देखा जाए। और 2 आंख हमारे पास तो मतलब 30 लाख का हमारे पास आंख है दोस्तों। एक कान अगर हम 5 लाख का भी लगाएं दोस्तों, अगर देखा जाए, जो जिन लोगों को ईयर
जिन्होंने अपना ईयर ट्रांसप्लांट कराया, 5 लाख का एक कान हुआ तो 2 कान मिला के हमारे पास 10 लाख का कान हो गया दोस्तों। ब्रेन का, हार्ट का, लिवर का, अपने बॉडी का अगर हम कॉस्ट निकालेंगे दोस्तों तो 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे बॉडी का कॉस्ट होगा। और इस कॉस्ट को लेने के बाद हम देख क्या रहे हैं? हम पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। तो कभी इस चीज़ों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, इस प्रकार के डिस्कशन हो रहे हैं और किस ऑफ लव मनाया जाता है किन्हीं किन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन, बट उसके साथ लोगों को ट्रेनिंग और एजुकेशन भी देने की आवश्यकता है, जो कि नहीं दिया जा रहा है। तो रिसर्च के हिसाब से दोस्तों ये पता चलता है, रिसर्च के हिसाब से दोस्तों ये पता चलता है कि जब हम किसी भी प्रकार की मूवीज़ को, कोई भी अगर हम मूवीज़ को, एनिमेशन को, वेब सीरीज़ को हम देखते हैं, तो उसको देखने के बाद हमारे वे ऑफ थिंकिंग पर, हमारे माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो इस तरीके से होता है दोस्तों, बिकॉज हमने देखा होगा कई बार अगर हम कोई इमोशनल सीन देखते हैं, कोई बार अगर हम बहुत कॉमेडी सीन देखते हैं, कोई बार अगर हम बहुत डरावना सीन देखते हैं, तो उसका इमोशंस हमारे ऊपर आता है, हम भी हंसते हैं, हम भी रोते हैं, हम भी डरते हैं। उसका मतलब ये दोस्तों कि जो दिखाया जा रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे देखने के तरीके पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इमोशंस, उसी प्रकार से अगर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स को देख रहा है दोस्तों, सेक्सुअली फिक्शनल चीज़ों को देख रहा है दोस्तों, तो उसका भी प्रभाव हमारे माइंडसेट के ऊपर पड़ने वाला है, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर पड़ने वाला, हमारे सोचने के तरीके पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला दोस्तों। वो याद है दोस्तों कि अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड में स्कूल के अंदर दोस्तों कुछ स्कूल के लड़कों ने वहाँ पर स्कूल की एक लड़की के साथ रेप किया। बाद में वहाँ पर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि उन लड़कों ने पोर्नोग्राफी देखा और पोर्नोग्राफी से उन्होंने आइडिया लिया कि कैसे रेप करना है। तो कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस मिल रहे हैं दोस्तों हमें आसपास के डेट में, बट इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के बजाय लोग अभी भी इनसे वेब सीरीज बनाकर, ऐप बनाकर, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। लोग इसमें लोगों को हेल्प नहीं कर रहे हैं, लोग उनसे पैसा कमा रहे हैं। और डिस्कशन किस पर कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं कास्ट के ऊपर, डिस्कशन कर रहे हैं दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय के ऊपर। तो दैट इज माई पॉइंट। 2015 का एक मैं आपको रिसर्च कोट करना चाहूँगा दोस्तों। 2015 में एक मेटा एनालिसिस होता है दोस्तों, जिसमें कि 22 स्टडीज़ को किया जाता है और इस स्टडी को करने के लिए मोर देन 7 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि इंटरनेशनली कंजप्शन ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स was associated with increase in verbal and physical aggression। ये इस रिसर्च से पता चलता है दोस्तों कि फिजिकल एग्रेशन से या वर्बल एग्रेशन में पोर्नोग्राफी का डायरेक्ट और इस प्रकार के कंटेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एक नेशनल सेंटर ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, इन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर, अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें 33 पेज का एक रिपोर्ट है और अपने रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने इसी बात को बोला है कि पोर्नोग्राफिक और इस प्रकार के मटेरियल्स को देखने से हमारे सोचने के तरीके के ऊपर, हमारे वे ऑफ लिविंग के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो ये जो लस्ट है दोस्तों, इसको हमें जो है रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इसको रेगुलेट करके अपने लाइफ को एक आइडियल तरीके से जीने की आवश्यकता है, ना कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम इसको जितना बढ़ाएंगे दोस्तों उतना ही ये आगे बढ़ता जाएगा और इसका विकराल रूप और बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो हमारा इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज यही दोस्तों मेरा कि हमें रैदर देन सुपरफिशियल लेवल पे और पॉलिटिक्स करने और टीआरपी करने जैसी चीप चीज़ों से ऊपर उठकर हमें रूट को पकड़ना चाहिए, रूट प्रॉब्लम को पकड़ना चाहिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। अभी तक का जो भी हमने डिस्कशन किया दोस्तों, ये भगवद गीता में भगवान जो है चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 और वर्स नंबर 63 में भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है। आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू। भगवान बताते हैं इसमें वर्स नंबर 62 के अंदर, While contemplating the object of senses, a person develop attachment for them। जब हम देखते हैं, उनको देखने के बाद हमें क्या होता है, कंटेम्पलेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो सोचने के बाद क्या होता है दोस्तों कि वी डेवलप अटैचमेंट। उस चीज़, उस वस्तु के लिए हमारे अंदर अटैचमेंट होता है। एंड फ्रॉम अटैचमेंट लस्ट डेवलप। तो अटैचमेंट की वजह से फिर लस्ट डेवलप होता है एंड फ्रॉम लस्ट देयर इज एंगर। उस एंगर की वजह से दोस्तों फिर वॉयलेंस। सो ये जो मैकेनिज्म है भगवान ने ऑलरेडी भगवद गीता में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और चैप्टर 63 वर्स 63 में भगवान बताते हैं, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस। एंगर आने पर दोस्तों डिल्यूजन हो जाएगा, क्या करना है, भ्रम की स्थिति आ जाएगी। करना क्या है, पुलिस होगा,
मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे खानदान की बेइज्जती होगी, मुझे जेल में डाला जाएगा, मेरा लाइफ एक्सप्लॉइट हो जाएगा, टोटली लॉस्ट बिकॉज एंगर आ गया। भगवान बता रहे हैं वर्स नंबर 63 में, फ्रॉम डिल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, बुद्धि नाशो, बुद्धि मेमोरी जो है पूरी बिविल्डर होगी, करंट होगी कि मेरे कुछ एम्बिशंस हैं, फिर थोड़े कुछ देर के इम्पल्स की वजह से हम अपनी मेमोरी को खो देते हैं दोस्तों। एंड व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। बुद्धि जब मेमोरी लॉस्ट है दोस्तों, तो क्या सही है क्या गलत है ये सोचने और समझने का जो हमारा जो इंटेलिजेंस है, ये दिस इज टोटली लॉस्ट। एंड व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मटेरियल पूल। और एक बार जब बुद्धि का नाश हो जाता है दोस्तों, तो फिर से हमारा पतन हो जाता है। तो भगवान ने दोस्तों ऑलरेडी ये नॉलेज जो है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के अंदर इसको डिटेल तरीके से दिया हुआ है। अंतर ये दोस्तों कि अभी हम इसको ना पढ़कर हम पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स को और इस प्रकार की ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जिसको देखने के बाद हमारे ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर और हमारे पूरे सोसाइटी के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ज़रूरत ये है दोस्तों, दैट सोल्यूशन, द रूट सोल्यूशन इज दैट वी हैव टू रिप्लेस अवर सच हैबिट बाय रेगुलरली रीडिंग भगवद गीता, and we have to try to chant the holy name of Krishna and holy name of Lord, because भगवान कहा गया है दोस्तों, चेतो दर्पण मार्जनम, by chanting the holy name we can clean our mind, we can clean our habits, because mind के अंदर जो इस प्रकार का डर्ट जमा हुआ है, we can clean all these things by regularly chanting Hare Krishna Mahamantra, by doing mantra meditation and by reading Bhagavad Gita and such type of scriptures। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके क्या सजेशन है, और आप इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, हमने इसके एक सेक्शन को उठाया है, इसके ऊपर काफ़ी तरीके से डिस्कशन किया जा सकता है। तो आप अपना फीडबैक, अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।